नमस्कार दोस्तों। त्वरित दोहरान भाग 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर रीता गौड़, जैसा कि हमेशा कहती हूँ, आज थोड़ा सा अंदाज बदल गया है। तो दोस्तों, आज के सत्र में हम काव्य शास्त्र पर बात करने वाले हैं। काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के कुछ एक चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे, और जहां मुझे लगेगा कि इस प्रश्न के साथ साथ आपको इसके संबंध में ये बिंदु भी याद रखने चाहिए, वहां मैं उनका जिक्र करूंगी, और जहां नहीं जरूरत है वहां नहीं करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार इस टॉपिक पर एक न एक प्रश्न जरूर आता है। तो प्रश्न है, काव्य हेतु के संदर्भ में भारतीय आचार्यों ने निम्न में से किस तत्व को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है? ए कल्पना, बी अभ्यास, सी प्रतिभा या डी निपुणता। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्या पूछा गया है? सबसे महत्वपूर्ण किसे माना है? तो सी प्रतिभा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। प्रतिभा, अभ्यास और निपुणता तीन काव्य के हेतु अधिकतर विद्वानों ने माने हैं, लेकिन कुछ एक विद्वान ऐसे भी हैं जो अलग अलग काव्य हेतुओं की चर्चा करते हैं। उनकी भी जहां जरूरत होगी वहां हम जिक्र जरूर करेंगे। तो प्रतिभा को सबसे महत्वपूर्ण माना है। अब प्रश्न ये है कि प्रतिभा का मतलब क्या है, प्रतिभा से उनका तात्पर्य क्या है? तो आपको ध्यान रखना है कि काव्य सृजन करने वाली जो सामर्थ्य होती है व्यक्ति के अंदर, जो सृजनशीलता होती है, उसे हम प्रतिभा कहते हैं। मोटे तौर पर आप इसे ध्यान में रख लें। और यदि इस प्रश्न को ऐसे कर दिया जाए कि काव्य हेतु के संदर्भ में भारतीय आचार्यों ने निम्न में से किस तत्व को काव्य हेतु नहीं माना है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा कल्पना। लेकिन अभी क्योंकि ये प्रश्न, मतलब आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो अभ्यास, प्रतिभा और निपुणता ये सर्वमान्य काव्य हेतु हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है प्रतिभा को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अब इसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु, जैसा कि मैंने आपको कहा था, सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि दंडी ने नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, अमंद अभियोग अर्थात अभ्यास को काव्य का हेतु माना। कभी कभी आचार्यों के नाम के साथ भी प्रश्न पूछ लिया जाता है काव्य हेतु पर, तो जो महत्वपूर्ण मत है उन्हें आपको भूलना नहीं है। यानी दंडी ने किसे काव्य हेतु माना है, यह भी प्रश्न आ सकता है, और कूट के द्वारा इस प्रश्न का जवाब मांगा जा सकता है, या यह भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे दंडी ने काव्य का हेतु नहीं माना है। तो काव्य का हेतु किसे माना है दंडी ने? नैसर्गिकी प्रतिभा। नैसर्गिकी प्रतिभा का मतलब क्या है? नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी स्वभावगत, प्रकृति प्रदत्त जो प्रतिभा होती है व्यक्ति में, सृजनशीलता, उसे दंडी ने काव्य का हेतु, यानी प्रतिभा की चर्चा वो कैसे करते हैं? प्रतिभा दो तरह से प्राप्त होती है दोस्तों। एक तो संस्कारवश ईश्वर के द्वारा दी गई प्रतिभा होती है, और एक प्रतिभा होती है जिसे व्यक्ति अपने परिश्रम से अर्जित करता है। तो दंडी उस प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं जो स्वयं ईश्वर के द्वारा दी गई क्षमता होती है, जो हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। तो नैसर्गिकी प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान, यानी शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है उसका शुद्ध ज्ञान उसे होना चाहिए, और अमंद अभियोग यानी काव्य लेखन का अभ्यास भी होना चाहिए। तो ये सारे उन्होंने काव्य के हेतु माने हैं। भामह ने प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना है, और प्रतिभा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। भामह का मत, दंडी का मत, दो मत आपको बहुत कंठस्थ अच्छी तरह कर लेने हैं। और जो मूल सर्वमान्य मत है, ये निपुणता, प्रतिभा, अभ्यास, इसको तो आपको ध्यान में रखना ही है। अब ये एक और मत है जो आपको ध्यान में रखना है, और इस पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए, यानी किस आचार्य ने प्रतिभा के दो भेद किए, या कौन सा भेद इसमें से नहीं किया गया, या कौन से दो भेद किए गए, इस तरह से यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह मत राजशेखर का प्रतिभा के विषय में बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने दो भेद किए प्रतिभा के, कारयित्री प्रतिभा, भावयित्री प्रतिभा। कारयित्री प्रतिभा यानी सृजन करने की क्षमता, भावयित्री प्रतिभा जो भी स्थिति है उसे स्वयं अपने भीतर अनुभव करने की क्षमता, उस भाव को अपने भीतर समझने की, महसूस करने की क्षमता, भावयित्री प्रतिभा। तो राजशेखर ने किसने किए हैं? राजशेखर ने ये प्रतिभा के दो भेद किए हैं।
भट्टतौत ने प्रतिभा को, यह प्रश्न बहुत आता है परीक्षा में कि किसने नूतन कल्पनाओं की सृष्टि करने वाली बताया है प्रतिभा को। तो आपको ध्यान रखना है कि भट्टतौत ने प्रतिभा को नूतन कल्पनाओं की सृष्टि करने वाली, नवोन्मेष शालिनी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, यह आपको याद रखना है। और अभिनव गुप्त ने विलक्षण सृष्टि में सक्षम शक्ति का नाम प्रतिभा माना। विलक्षण सृष्टि में यानी विलक्षण अद्भुत सृजन करने में जो समर्थ शक्ति होती है व्यक्ति की या सृजनकर्ता की, उसे उन्होंने, अभिनव गुप्त ने, प्रतिभा कहा है। यानी इन बिंदुओं को आप कंठस्थ कर लेंगे तो आपका कोई भी काव्य हेतु से संबंधित प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का प्रयोजन नहीं है यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, व्यवहारिक ज्ञान, अमंगल नाश, ज्योतिर्विद्या का ज्ञान, आयुष्य प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश। तो दोस्तों, मम्मट ने काव्य के प्रयोजन 6 माने हैं, लेकिन उसमें ज्योतिर्विद्या का ज्ञान और आयुष्य की प्राप्ति, ज्योतिर्विद्या यानी ज्योतिष विद्या, भविष्य बताने वाली विद्या, और आयुष्य यानी दीर्घायु प्राप्त करने की कामना को उन्होंने काव्य का प्रयोजन नहीं माना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। अब इसके विषय में स्मरणीय बिंदु क्या है? मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन माने हैं, मैंने आपको बता ही दिया। कौन कौन से हैं वो 6 प्रयोजन, आप कंठस्थ कर लेंगे, बिल्कुल एक भी प्रयोजन भूलना नहीं है। यश की प्राप्ति यानी व्यक्ति क्यों काव्य का सृजन करता है, क्योंकि वो उसके एक अच्छे काव्य का सृजन करके यश यानी कीर्ति प्राप्त करना चाहता है, अर्थ प्राप्ति, धन प्राप्त करना चाहता है। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, यानी जब तक वो स्वयं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा तब तक वो काव्य में व्यवहारिकता का समावेश नहीं कर पाएगा। अमंगल का नाश करना चाहता है, यानी ऐसा काव्य लिखना चाहता है जो लोक कल्याणकारी हो, और आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। कांता सम्मित उपदेश, और इस तरह से उपदेश देना चाहता है जैसा कि कोई प्रियतमा अपने पति को प्रेम से उपदेश देती है या कोई बात समझाती है। तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है। और इसका जो श्लोक है, ये पंक्तियां किसने कही, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस श्लोक को कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है, कंठस्थ कर ले बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ एक शब्द याद रखें, जैसे कांता सम्मित, इस लाइन में कांता सम्मित याद रखें, और याद रख लें कि मम्मट ने कहा है। इस लाइन में व्यवहार विदे और शिवेतर रक्षतेय किसी में भी नहीं है, तो आप उसको याद कर लें। तो अगर इतने शब्द भी याद कर लेंगे तो आप पहचान पाएंगे कि यह मम्मट का कथन है। आगे चलें। काव्य की निम्नलिखित परिभाषाओं और आचार्यों के युग्म में से असंगत विकल्प छांटिए। ये भी प्रश्न आता है, अक्सर परिभाषा देकर पूछा जाता है कि ये किस आचार्य की परिभाषा है। तो ये प्रमुख परिभाषाएं हैं जिन्हें आपको कंठस्थ कर ही लेना चाहिए। तो पहली है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, भोजराज। दूसरी है शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, भामह। तीसरी है तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वर अलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट। और चौथी है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, पंडितराज जगन्नाथ। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है, यानी असंगत कौन सी है। तो ए विकल्प यहां सुमेलित नहीं है दोस्तों। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है, भोजराज की नहीं। और ये बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है दोस्तों, इसे आपको कंठस्थ कर ही लेना है, बहुत सरल है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यानी सरस वाक्य से युक्त, सरसता से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये आचार्य विश्वनाथ का कथन है। शब्द और अर्थ का सहभाव यानी अद्भुत सामंजस्य भामह मानते हैं, वो काव्य है। और जो दोष और गुणों से युक्त है, अलंकृत है, वो आवश्यकता पड़ने पर अलंकृत है, उसे काव्य मानते हैं मम्मट। और पंडितराज जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम यानी वो काव्य है जिसमें ऐसे सुंदर अर्थों को प्रस्तुत करने वाले, अभिव्यक्त करने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। यानी रमणीय यानी मन को अच्छे लगने वाले, प्रिय लगने वाले, ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों से युक्त कृति ही काव्य है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, रस के स्वरूप के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? ए रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, बी रस स्वयं प्रकाश है, सी रस ब्रह्मानंद सहोदर एवं लोकोत्तर चमत्कार प्राण है,
और डी रस लौकिक आनंद प्रदाता है। तो आपको क्या बताना है कि कौन सा विकल्प असंगत है। असंगत विकल्पों के प्रश्न दोस्तों मैं बहुत ज्यादा बनाया करती हूं। उसका कारण यह है कि एक असंगत होता है, बाकी 3 वो बिंदु होते हैं जो आपको परीक्षा में के लिए उपयोगी होंगे। तो उन 3 बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है, तो अपने आप चौथा बिंदु आपके सामने निकल कर आ जाएगा कि इसका उत्तर क्या नहीं है। तो देखिए रस के विषय में क्या बात कही गई है। रस वेद्यांतर आचार्य विश्वनाथ का एक श्लोक है, उसके आधार पर यह प्रश्न बनाया गया है। रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। वेद्यांतर स्पर्श शून्य का मतलब क्या होता है कि जब रस की अनुभूति करता है कोई भी पाठक, श्रोता या फिर कोई काव्य सृजन करने वाला व्यक्ति या आचार्य, उस समय वो रस में इतना डूबा होता है कि बाहर की कोई भी वस्तु उसकी आत्मा को, उसकी चेतना को स्पर्श नहीं कर पाती। ये अर्थ है रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, यानी बाहरी स्पर्श से रहित है ये रस का आनंद। क्योंकि जब व्यक्ति रस के आनंद में डूबा होता है तब उसे बाहर की लोक की कोई भी स्थिति प्रभावित नहीं कर पाती, स्पर्श नहीं कर पाती। रस स्वयं प्रकाश है। रस को किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशमान होता है। जैसे सूर्य को किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसी तरह से रस भी स्वयं प्रकाश है। यानी प्रकाश, रस का प्रकाश क्या है? रस का प्रकाश है आनंददायक होना, सरस होना, तो वही उसका प्रकाश है। तीसरा है रस ब्रह्मानंद सहोदर एवं लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। ब्रह्मानंद सहोदर, सहोदर का मतलब होता है भाई, यानी यहां ब्रह्मानंद सहोदर रस को क्यों कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, अच्छी तरह समझ लेंगे। रस को ब्रह्मानंद सहोदर इसलिए कहा गया है कि रस से प्राप्त होने वाला आनंद ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाले आनंद के समान है। यानी दोनों भाई भाई हैं, जैसे भाइयों में समानता होती है, उसी तरह से ब्रह्मानंद और रस से प्राप्त आनंद एक दूसरे के सहोदर यानी भाई हैं, एक ही मां से उत्पन्न है। और लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, और इसमें कौन सी प्राण शक्ति है? जो इस लोक से परे है। इस लोक की किसी भी वस्तु से हमें वो चमत्कारिकता प्राप्त नहीं हो सकती जो हमें रस से प्राप्त होती है। यानी रस से प्राप्त होने वाला चमत्कार से उत्पन्न जो आनंद है, उसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। चौथा है रस लौकिक आनंद प्रदाता है, यानी रस इस संसार के आनंद को देने वाला है। तो दोस्तों अब तक आप समझ ही गए होंगे, मैंने व्याख्या कर ही दी है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही रस के विषय में असंगत कथन है। क्यों? क्योंकि जब रस ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्म कैसे हैं? अलौकिक हैं। तो जब वो अलौकिक आनंद को प्रदान करने वाला है, तो भला वो लौकिक आनंद देने वाला कैसे हो सकता है? तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ एक वर्ण का फर्क है, लौकिक के आगे अ जोड़ने से अर्थ बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, शब्द शक्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? शब्द शक्ति शब्द के अंतर्निहित अर्थ को अभिव्यक्त करती है। बी, मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति तथा विश्वनाथ के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। सी, अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है। और डी, व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमान अर्थ भी कहा जाता है। अब हम इन पर चर्चा करते हैं। पहला कथन है कि शब्द शक्ति शब्द के अंतर्निहित अर्थ को अभिव्यक्त करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शब्द में अर्थ को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है वही शब्द की शक्ति होती है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति और विश्वनाथ ने व्यापार शब्द का प्रयोग किया है, यह कथन गलत है। मम्मट ने शब्द शक्ति के लिए व्यापार शब्द का प्रयोग किया है और विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, यानी ये उल्टा लिखा गया है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि किस आचार्य ने शब्द शक्ति के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया है। मम्मट ने व्यापार कहा है शब्द शक्ति को, और विश्वनाथ ने शब्द शक्ति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है, तो यही कथन गलत है। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों का अर्थबोध होता है, यह कथन बिल्कुल सही है। दोस्तों यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, कई बार
जब हमें शब्द शक्ति के विषय में प्रश्न हमसे पूछा जाता है परीक्षा में और हमसे असत्य कथन पूछा जाता है, तब कई बार अभिधा शब्द शक्ति के विषय में कहा जाता है कि अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा केवल रूढ़ अर्थों का ही अर्थबोध, रूढ़ शब्दों का ही अर्थबोध होता है। तो वो कथन गलत माना जाएगा, क्योंकि केवल रूढ़ अर्थों को अभिव्यक्त नहीं करती अभिधा शब्द शक्ति, बल्कि वो रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ तीनों प्रकार के शब्दों के अर्थ को अभिव्यक्त करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस विकल्प को यहां इसीलिए रखा गया है ताकि आपको ये समझाया जा सके। डी विकल्प है व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को प्रतीयमान अर्थ भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ, प्रतीत होने वाला जो अर्थ है, व्यंजित और ध्वनित होने वाला जो अर्थ है, वही व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, छंद के विषय में निम्नलिखित में से असंगत कथन छांटिए। चौपाई सममात्रिक छंद है। बी, दोहे के विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। सी, उल्लाला मात्रिक अर्धसम छंद है। और डी, द्रुत विलंबित वर्णिक संवृत छंद है। तो दोस्तों यहां असंगत कथन, यहां भी असंगत पूछा गया है, तो बी विकल्प असंगत है, क्योंकि दोहे के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ये कथन बिल्कुल सही है कि चौपाई सममात्रिक है, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ये भी सही है कि उल्लाला मात्रिक अर्धसम छंद है और द्रुत विलंबित वर्णिक संवृत छंद है। तो असंगत कथन हुआ बी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में से उदाहरण और अलंकार का असुमेलित विकल्प है। असुमेलित वे अलंकार दिए, पंक्तियां दी गई हैं, उनमें निहित अलंकार का जिक्र किया गया है। हमें बताना है कि कौन सी पंक्ति के सामने लिखा गया अलंकार सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। ए है, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक ये कौन है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की साकेत से ली गई है और इसके आगे लिखा है भ्रांतिमान अलंकार। दोस्तों बिल्कुल सही है। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय और उपमान के बीच इतना भ्रम हो जाता है, यानी उपमेय में उपमान में उपमेय होने का भ्रम हो जाता है और उस भ्रम में निश्चय हो जाता है पूरा कि ये बिल्कुल जो हम समझ रहे हैं वो सही है। तब ये एहसास नहीं होता कि ये हमारा भ्रम है, वहां तो भ्रांतिमान होता है। लेकिन जहां संदेह की स्थिति बनी रहती है, या तो ये है या ये है अथवा ये है, वहां संदेह अलंकार होता है। तो केवल संदेह और भ्रांतिमान में यही फर्क है मोटा, कि संदेह में अनिश्चय की स्थिति होती है और भ्रांतिमान में निश्चय हो जाता है। बीती विभावरी, यानी ये कथन बिल्कुल सही है, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनगठ में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें रूपक अलंकार है। दोस्तों बिल्कुल सही है ये रूपक अलंकार। यद्यपि इस पूरे काव्यांश में ये जयशंकर प्रसाद की कृति रचना है, पंक्तियां हैं, और इस पूरे काव्यांश में सांग रूपक अलंकार है, लेकिन रूपक भी बिल्कुल सही है, क्योंकि रूपक का ही एक भेद है सांग रूपक। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, भोर की का वर्णन कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद, और वो कह रहे हैं कि हे सखी, विभावरी यानी रात बीत गई है और आकाश में उषा नामक स्त्री, क्योंकि लालिमा छा गई है तो उसमें स्त्री की होने की कल्पना कर रहे हैं। उषा नामक स्त्री ताराओं के घड़े डुबो रही है, क्योंकि सूर्योदय जैसे होने वाला होता है, आकाश से तारे विलीन हो जाते हैं, और जब घड़े को भरने के लिए जल में डुबोया जाता है तो क्षण भर के लिए जो घड़ा है वो अदृश्य हो जाता है। तो इसलिए, और पनघट क्या है? आकाश है। तो सब में अभेद आरोप किया गया है, उपमेय पर उपमान का के होने का अभेद आरोप है, इसलिए यहां रूपक अलंकार है। तीसरा है, ये भी सही है, पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें व्यतिरेक अलंकार बताया गया है, यही असंगत है दोस्तों। पीपर पात सरिस मंडोला, यहां पर मन के डोलने यानी मन की चंचलता की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते से की गई है। दोस्तों एक छोटा सा आपको काम देती हूं कि आप बिल्कुल हवा न चल रही हो उस वक्त पीपल के पत्ते को ध्यान से देखिए। आपको ये पंक्ति, आप जीवन में इसका अर्थ कभी भूलेंगे नहीं। वो पीपल के पत्ते की ये खास बात होती है कि हवा बिल्कुल भी तेज ना हो, महसूस भी ना हो रही हो हमें, लेकिन फिर भी वो हल्का हल्का हिलता रहता है, उसमें स्पंदन निरंतर बना रहता है। और यही कारण है कि कवि ने यहाँ पीपल के पत्ते से किसकी तुलना की है? मन की चंचलता की तुलना की है। और सरिस यहाँ पर वाचक शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है।
जब तुलना की जाती है तब उपमा अलंकार होता है। उप यानी निकट और मा यानी तुलना करना, माप तोल करना। तो ये उपमा अलंकार है, व्यतिरेक नहीं। अब व्यतिरेक अलंकार क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं लगे हाथों। कि व्यतिरेक अलंकार वहां होता है दोस्तों जहां पर उपमेय की तुलना में उपमान को हीन बताया जाता है। ज्यादातर अलंकारों में क्या होता है, या तो उपमेय और उपमान की बराबरी की जाती है, उसको उसके समान बताया जाता है, या उस पर अभेद आरोप कर दिया जाता है, या फिर उपमान को श्रेष्ठ बताकर उसकी तुलना की जाती है उपमेय से। तो यहां पर क्या होता है, उपमान कितना भी श्रेष्ठ हो लेकिन उपमेय से उसे निम्न बताया जाता है, हीन बताया जाता है। यानी जैसे मैं कहूं कि इस नायिका के सौंदर्य मुख, सुंदर मुख के समक्ष चंद्रमा कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ, चंद्रमा तो उपमान है, चंद्रमा से तो मुख की सौंदर्य की तुलना की जाती है। तो मैं यहां पर नायिका के सुंदर मुख की सौंदर्य की तुलना में चंद्रमा के सौंदर्य को निम्न बता रही हूं। तो ये व्यतिरेक अलंकार हुआ। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, यहां दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि पहली पंक्ति में कहा गया है कि दुष्ट लोग भी यदि सज्जनों की संगति में रहें तो सुधर जाते हैं। कैसे, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से कुधातु यानी लोहा भी सोना बन जाता है, सुहावना बन जाता है। एक लोक श्रुति है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है। अब पता नहीं इसमें कितना सच है, लेकिन ये काव्य में बिल्कुल स्पष्ट रूप से विश्वास में में रखा जाता है इसे, कि पारस एक पत्थर होता है जिसको अगर सोने से लोहे से स्पर्श कर दिया जाए तो लोहा सोने में बदल जाता है। उसी बात को आधार मानकर, उसे चाहे हम काव्य रूढ़ी भी कह सकते हैं, उसे ही आधार मानकर यहां कवि ने यह बात कही है कि दुष्ट लोग भी संतों की संगति में आकर सुधर जाते हैं। कैसे, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे जैसी बुरी धातु भी सुंदर यानी सोने में बदल जाती है। यानी पहले एक कथन उपमेय वाक्य कह दिया गया, फिर उपमान वाक्य के द्वारा उसकी पुष्टि की गई। और दोनों में कौन सा भाव है, बिंब प्रतिबिंब भाव है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल एक सी ही बात कही जा रही है लेकिन शब्द बदल दिए गए हैं। तो जहां पर बिंब प्रतिबिंब भाव नहीं होता दोस्तों और उदाहरण होता है, वहां उदाहरण अलंकार होता है। लेकिन जहां पंक्तियों में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। यह आपको भूलना नहीं है। तो असंगत यहां पर कौन सा हुआ, सी विकल्प असंगत हुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। हरिगीति का छंद का लक्षण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा हरिगीति का लक्षण नहीं है, यह बताना है। यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। इसमें 16 और 12 परियति होती है। चरणांत में गुरु और लघु का क्रम होता है। तो दोस्तों डी विकल्प यहां सही नहीं है, क्योंकि चरणांत में गुरु और लघु का नहीं बल्कि लघु और गुरु का क्रम होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी सारी बातें बिल्कुल सही हैं हरिगीतिका के विषय में। यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 परियति होती है। ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। इन तीनों को कंठस्थ कर लेंगे ताकि हरिगीतिका छंद आपके जानकारी में अच्छी तरह से रहे। आगे चलें। काव्य गुण के विषय में असंगत कथन छांटिए। आचार्य मम्मट ने कहा कि काव्य गुण रस का अंग रूप धर्म है जो उसे इसी प्रकार उत्कर्ष प्रदान करते हैं जिस प्रकार आत्मा को शौर्य आदि गुण उत्कर्ष प्रदान करते हैं। बी, भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी। सी, स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता जहां काव्य में होती है वहां माधुर्य गुण होता है। और डी, ओज गुण का संबंध वीर रस से है। तो दोस्तों मम्मट ने यह कहा कि काव्य गुण रस का अंग रूप धर्म है। अंगरूप धर्म होने का मतलब क्या है, काव्य गुण का प्रयोग होने से काव्य उसी प्रकार उत्कृष्ट कोटि का हो जाता है जैसे किसी व्यक्ति के आत्मा में, हृदय में श्रेष्ठ गुण हो। कौन से, शौर्य आदि गुण हो जो उत्तम माने गए हैं समाज की दृष्टि में। उन गुणों से उसकी आत्मा उत्कर्ष को प्राप्त होती है। उसी तरह से काव्य गुणों के होने पर जो काव्य है वो भी उत्कर्ष को प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि भरत मुनि ने गुणों की संख्या भी 10 मानी और दोषों की संख्या भी 10 मानी। स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता जहां काव्य में होते हैं वहां माधुर्य गुण होता है। ये कथन असंगत है, क्योंकि जहां स्वच्छता, सरलता और सहज ग्राह्यता होती है वहां माधुर्य नहीं बल्कि प्रसाद गुण होता है।
ये आपको ध्यान रखना है। और ओज गुण का संबंध वीर रस से है, ये बिल्कुल सही है, यानी असंगत कथन हुआ सी। तो आंसर इस प्रश्न का होगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रसाभिव्यक्ति के कारण विभाव कहलाते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। सी, आश्रय के भावों को उद्दीप्त करने वाली क्रियाओं को अनुभाव कहते हैं। अनुभाव के आंगिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक आदि 5 भेद माने गए हैं। अब हमें इनमें से असत्य यानी गलत कथन छांटना है। ए है, रसाभिव्यक्ति के कारण, रस की अभिव्यक्ति के कारण विभाव कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ये भी बिल्कुल सही है। आश्रय के भावों को उद्दीप्त करने वाली क्रियाएं अनुभाव कहलाती हैं, ये गलत है, क्योंकि उद्दीप्त करने वाली क्रियाएं अनुभाव नहीं बल्कि क्या कहलाती हैं, उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। अनुभाव के आंगिक, मानसिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक आदि 5 भेद होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी आंसर इसका होगा सी। ये असंगत कथन है, शेष सभी कथन बिल्कुल सही है। इसके विषय में कुछ स्मरणीय बिंदु। सबसे पहली बात आपको दोस्तों ये याद रखनी है वो है कि स्थायी भावों के जागृत होने के बाद जो उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहा जाता है। संस्कृत में कहा गया है भावम अनुभावः। भावम अनुभाव, यानी भाव के उत्पन्न होने के बाद जो पीछे से उत्पन्न होते हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। अनु का मतलब है बाद में या पीछे से उत्पन्न होने वाले भाव। तो आपको इसलिए ध्यान रखना है, और यहां भाव का मतलब क्या है, स्थायी भाव से है। तो स्थायी भाव के बाद जो उत्पन्न होते हैं उनको अनुभाव कहते हैं। भरत मुनि ने वाणी और अंगों के द्वारा की गई ऐसी क्रियाओं को अनुभाव कहा है जो अर्थ का बोध करा दे। अर्थ का बोध से मतलब क्या है, यानी किसी दूसरा व्यक्ति इशारों से, संकेत से क्या कहना चाह रहा है वो हमें अंग संचालन से ही ज्ञात हो जाए, उसे अनुभाव कहा है। किसने, भरत मुनि ने। इस कथन को भूलना नहीं है। आश्रय के भावों को उद्दीप्त करके जो आस्वादन योग्य बनाती हैं वे क्रियाएं उद्दीपन विभाव कहलाती हैं। इसका जिक्र मैंने पहले ही कर दिया। तो आपको एक तो ये कथन याद रखना है और दूसरा ये याद रखना है, और ये परिभाषा छोटी सी है, इससे यदि आप याद रख लेंगे तो अनुभाव को कभी भूलेंगे नहीं। आगे चले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रस और स्थायी भाव से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ए, रौद्र क्रोध, बी, श्रृंगार रति, सी, शांत निर्वेद, और डी, हास्य विस्मय। तो डी विकल्प असंगत है दोस्तों, क्योंकि रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है, श्रृंगार का रति है, शांत का निर्वेद है, ये बिल्कुल संगत है। लेकिन हास्य का जो स्थायी भाव है वो विस्मय नहीं है बल्कि हास है। और विस्मय किसका स्थायी भाव है, अद्भुत रस का। ये आपको ध्यान रखना है, और ये तो सिर्फ उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं दोस्तों। आपको सारे जो स्थायी भाव हैं रसों के उनको आपको कंठस्थ कर लेना है, और बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ताकि आप इस तरह का प्रश्न आने पर बिल्कुल भी गलती ना करें। तो प्रश्न का उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है, ओज, प्रसाद, माधुर्य और प्रसादांत। प्रसादांत कोई काव्य गुण नहीं होता है। प्रसाद के नाटक जो अंत जिस प्रकार का उनमें होता है उनके लिए खासतौर से साहित्य में प्रसादांत शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वो सम स्थिति में समाप्त होते हैं, न वो दुख में समाप्त होते हैं न वो बहुत आनंद में समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की ही पंक्तियां हैं दोस्तों, और इसमें ओज काव्य गुण है। ओज काव्य गुण कहाँ होता है, उसकी पहचान क्या है, एक तो उसमें उत्साह उत्पन्न करने की क्षमता होती है काव्य में, जिसमें उत्साह उत्पन्न करने की क्षमता हो वहां ओज गुण है। दूसरी बात, संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, रकार वाले यानी र वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। तो आप देख लीजिए, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से रकार है, श्र में श्रृंग, हिमाद्रि में हिमाद्रि, पुकारती, भारती, रकार के शब्द हैं, संयुक्त वर्ण है, श्रृंग भी संयुक्त है, द्रि संयुक्त है, द शुद्ध, समुज्ज्वला, ये सारे कैसे हैं, संयुक्त वर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है, जहां संयुक्त शब्दों का प्रयोग हो, रकार का प्रयोग हो, जहां उत्साह उत्पन्न हो
काव्य पंक्ति को पढ़ने से, वहां पर ओज गुण होगा और रस कौन सा होगा, वीर रस होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस ने उदात्तता के स्रोत के रूप में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है। क्या पूछा गया है, नहीं किया है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर, यद्यपि आप सभी समझदार हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र को देखकर हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छी तरह से धैर्यपूर्वक एक एक प्रश्न को पढ़ना है, उसके एक एक शब्द को समझना है कि क्या पूछा गया है। कई बार आप लोग उत्तर सही आते हुए भी, जानते हुए भी हड़बड़ाहट के कारण गलत करते हैं, क्योंकि जल्दबाजी में आप प्रश्न को ठीक से पढ़ते ही नहीं। तो ऐसी गलतियां, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करेंगे। तो प्रश्न है, लॉन्जाइनस ने उदात्तता के स्रोत के रूप में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया है। ए प्रबल भावावेग, बी गरिमामय रचना विधान, सी अलंकारों की समुचित योजना और डी लोक जीवन की अभिव्यक्ति। तो दोस्तों, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लॉन्जाइनस ने उदात्तता के 5 तत्व माने हैं, उनमें से ये तीनों है, प्रबल भावावेग भी है, गरिमामय रचना विधान भी है और अलंकारों की समुचित योजना। अलंकारों की समुचित योजना का मतलब है जहां जरूरत है वहां उतने ही अलंकार प्रयोग किए जाएं जिससे काव्य के आनंद में कोई रुकावट उत्पन्न ना हो, उदात्तता में कोई रुकावट उत्पन्न ना हो। लेकिन लोक जीवन की अभिव्यक्ति को उन्होंने उदात्तता के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब जो बिंदु याद रखने का है लॉन्जाइनस के उदात्तता के सिद्धांत में, इस बिंदु को याद रख लेंगे तो लॉन्जाइनस के जो संबंधित प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होगा। इन्होंने 5 तत्व या स्रोत माने हैं उदात्तता के। कौन सा? महान धारणाओं या विचारों की उद्भावना। मतलब क्या हुआ कि काव्य सृजन ऐसा करना चाहिए जिसकी विषय वस्तु में महान अच्छे विचार, उत्तम कोटि के विचार हों, उत्तम कोटि की धारणाएं हों। दूसरी बात, भावावेश की तीव्रता और उसमें उन धारणाओं और उन विचारों को पूरे भाव से अभिव्यक्त किया गया हो, प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया गया हो। दूसरा, जहां आवश्यकता हो वहां अलंकारों का प्रयोग हो, यानी अलंकारों का संतुलित प्रयोग हो। और तीसरा, भाषा उच्च कोटि की, यानी जैसे विचार है उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग हो। और गरिमामय रचना विधान हो, यानी शिल्प जो है कृति का वो गरिमामय होना चाहिए, यानी निम्न स्तर का नहीं होना चाहिए। ये 5 तत्व माने गए हैं, इसको आपको भूलना नहीं है। ये तो आपको हर हाल में कंठस्थ करने ही है। और इसके साथ कौन से उन्होंने काव्य में उदात्तता के अवरोधक तत्व माने हैं उनको भी आप कंठस्थ कर लेंगे। प्रश्न इससे अलग जाएगा ही नहीं। आगे चलें। ये स्वयं इतने प्रबल होते हैं कि मित्र या शत्रु भाव इन्हें न तो आत्मसात करते हैं और न दबा सकते हैं। ये दूसरे भावों को अंतर्निहित करके उन्हें वशवर्ती बना लेते हैं। इस कथन का संबंध निम्न में से किससे है? विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव या अनुभाव? तो दोस्तों, इसका संबंध है स्थायी भाव से। स्थायी भाव की सारी विशेषताएं इस कथन में बताई गई हैं। यानी जब स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो क्या होता है, वो बहुत प्रबल रूप में जागृत होता है। फिर चाहे इसके सहयोगी मित्र भाव हो, चाहे इसके शत्रु भाव हो, अगर वे इसे दबाने की कोशिश करें तो ये दबाने से नहीं दबता। और न तो वो इसको अपने आप में लीन कर सकते हैं और ना ही इसे दबा सकते हैं। और दूसरे भावों को भी जो उदित होते हैं साथ में, उनको भी ये अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और उन्हें भी अपने साथ वशवर्ती, अपने कंट्रोल में करके, अपने नियंत्रण में करके स्वयं को प्रबल रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ये कथन स्थायी भाव का है। यानी आपको ध्यान रखना है कि स्थायी भाव वो भाव है, रस का वो अंग है, रस निष्पत्ति का वो अंग है जो एक बार यदि जागृत हो जाए तो फिर उसे दबाना मुश्किल है। उसे कोई नहीं दबा सकता जब तक कि वो पूरा अपने उत्कर्ष तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक वो दबेगा नहीं। वो दबेगा तब जब अपने उत्कर्ष तक, यानी रस निष्पत्ति का चरम रूप हो जाएगा, उसके बाद ही वो स्थायी भाव धीरे धीरे शांत होगा। तो ये कथन स्थायी भाव के विषय में है। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, मम्मट ने निम्नलिखित में से किसे काव्य हेतु नहीं माना? प्रतिभा, शक्ति, निपुणता और अभ्यास। तो दोस्तों, ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको आश्चर्य होगा कि मम्मट ने, पहले हमने जो मम्मट का प्रश्न किया था वो काव्य प्रयोजन से संबंधित था, बिल्कुल भ्रमित नहीं होंगे।
तो यहां पर यह प्रश्न काव्य हेतु से संबंधित है। तो मम्मट ने प्रतिभा को काव्य का हेतु नहीं माना, ये जबकि अधिकांश विद्वान प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं। तो ये बिल्कुल भिन्न कथन है, इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना है। शक्ति, निपुणता और अभ्यास को वे काव्य का हेतु मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब इसके विषय में जो स्मरणीय बिंदु है वो ये है कि मम्मट ने शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काव्य का हेतु माना। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रतिभा का जिक्र किया, किस रूप में किया ये भी आपको स्मरण रखना है। कवित्व के बीज रूप संस्कार विशिष्ट, यानी उनकी दृष्टि में प्रतिभा की परिभाषा क्या है? प्रतिभा की परिभाषा है कि जो कवित्व के बीज रूप संस्कार में विशिष्ट रूप से विद्यमान होती है, यानी कवि के हृदय में या सर्जक के हृदय में जो सृजन करता है उसके हृदय में बीज रूप में जो विद्यमान होती है विशेष शक्ति, वो प्रतिभा है। लेकिन फिर भी उसे उन्होंने काव्य का हेतु नहीं माना, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन को दृष्ट अर्थात आनंद और अदृष्ट अर्थात यश नामक दो भागों में विभक्त किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है वामन, भरतमुनि, उद्भट और आनंदवर्धन। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको ध्यान में रखना है कि वामन ने काव्य के प्रयोजन को दो वर्गों में विभाजित किया, दृष्ट और अदृष्ट, यानी दृष्ट जो सबको दिखाई देते हैं ऐसे प्रयोजन, और अदृष्ट जो दिखाई नहीं देते ऐसे प्रयोजन। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब इसके बारे में स्मरणीय बिंदु कि वामन ने काव्य प्रयोजन को दृष्ट और अदृष्ट नामक दो भागों में विभक्त किया और प्रकारांतर से, यानी इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने प्रीति अर्थात आनंद और यश को काव्य का प्रयोजन माना। किसको? प्रीति अर्थात आनंद को और यश को, दो उन्होंने काव्य के प्रयोजन माने। और इनको क्या, एक प्रीति और आनंद को कहा दृष्ट आनंद, दृष्ट प्रयोजन, और अदृष्ट प्रयोजन कहा यश को। क्यों कहा? क्योंकि जब कोई व्यक्ति आनंदित होता है तो उसे सब देख सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति यशस्वी होता है तो उसके यश को हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने यश जो काव्य का प्रयोजन है उसे अदृष्ट माना और प्रीति और आनंद जो सबको दिखाई देता है उसे दृष्ट माना। काव्यम सदृष्टा अदृष्टार्थ प्रीत कीर्ति हेतुत्वात्, ये उनकी पंक्ति है, इसे आप कंठस्थ कर लेंगे। श्रेष्ठ काव्य क्या होता है? श्रेष्ठ काव्य किस उद्देश्य से लिखा जाता है? श्रेष्ठ काव्य दृष्ट और अदृष्ट फल की प्राप्ति के उद्देश्य से लिखा जाता है। दृष्ट मतलब आनंद की प्राप्ति, अदृष्ट मतलब यश की प्राप्ति के उद्देश्य से लिखा जाता है। अर्थात सुंदर काव्य कवि तथा पाठक दोनों की प्रीति और आनंद का, और कवि के इस जीवन में तथा उसकी मृत्यु के बाद भी, क्योंकि यश या कीर्ति वो व्यक्ति के चले जाने के बाद, इस दुनिया में न रहने के बाद भी विद्यमान रहती है। आज भी तुलसीदास को गए न जाने कितने वर्ष, कितनी शताब्दियां बीत गई, लेकिन आज भी वो हमारे लिए, हमारे दिलों में राज करते हैं। उनकी रचना हर घर में भारत में पाई जाती है। तो ये उनकी कीर्ति है। तो ये अदृष्ट आनंद है, ये अदृष्ट प्रयोजन है उनका। इस जीवन में तथा उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी स्थायी कीर्ति का हेतु होने से दृष्ट अर्थात लौकिक, और अदृष्ट अर्थात आमुष्मिक यानी मृत्यु। आमुष्मिक का मतलब है यानी मृत्यु के बाद भी फल देने वाला होता है। तो आपको मोटे तौर पर यह याद रखना है कि वामन ने काव्य के प्रयोजन को दृष्ट और अदृष्ट दो भागों में विभाजित किया है। दृष्ट है आनंद जो दिखाई देता है, अदृष्ट है यश जो दिखाई नहीं देता और मृत्यु के बाद भी विद्यमान रहता है। आगे चले। ध्वनि के भेदों के विषय में असंगत कथन कौन सा है? ध्वनि के प्रमुखतः दो भेद किए गए हैं, लक्षणामूला ध्वनि और अभिधामूला ध्वनि। दूसरा है लक्षणामूला ध्वनि के पुनः दो भेद किए गए हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। और फिर सी है अभिधामूला ध्वनि के भी दो भेद किए गए हैं, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। और डी है लक्षणामूला ध्वनि के दोनों भेदों में मुख्यार्थ बाधित नहीं होता। तो दोस्तों असंगत जो कथन है वो है डी ही, क्योंकि लक्षणा शब्द शक्ति से आप इसको जोड़ लीजिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति की पहली विशेषता ये है कि मुख्यार्थ बाधित होने पर अर्थ लक्ष्यार्थ से ग्रहण किया जाता है, जबकि यहां पर कहा गया है कि दोनों भेद जो लक्षणामूला ध्वनि के हैं, लक्षणामूला ध्वनि के दोनों भेद कौन से हैं?
अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, इसमें मुख्यार्थ बाधित नहीं होता। ये कथन गलत है, क्योंकि मुख्यार्थ बाधित होता है लक्षणामूला ध्वनि के भेदों में। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि में मुख्यार्थ बाधित होकर क्या करता है, अपना रूप बदल लेता है, और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में मुख्यार्थ बाधित होकर पूरी तरह से उपेक्षित हो जाता है, तिरस्कृत हो जाता है, यानी बाधित दोनों ही रूपों में हो रहा है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, कुंतक और उनके वक्रोक्ति सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन असंगत है? कुंतक का मत है कि रस के बिना काव्य जीवित रह सकता है, वक्रोक्ति के बिना नहीं। बी, कुंतक ने रस को काव्य का देह रूप माना, आत्मरूप नहीं। कुंतक ने कवि कौशलजन्य चमत्कार को अधिक महत्व दिया। और डी, कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत भाषागत सौंदर्य पर अधिक बल देता है। तो यहां भी डी विकल्प कुंतक के विषय में, कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के विषय में बिल्कुल असंगत है, क्योंकि दोस्तों कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना। और उन्होंने जब ये कहा कि रस, क्योंकि भरत मुनि और बहुत सारे विद्वान जो थे, आचार्य जो थे, उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना, जो रसवादी आचार्य थे, तो उन्होंने जब रस को काव्य की आत्मा माना तो उन्होंने कहा कि रस के बिना काव्य संभव है ही नहीं। लेकिन कुंतक ने कहा कि रस के बिना काव्य हो सकता है, लेकिन वक्रोक्ति के बिना नहीं हो सकता। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कुंतक ने रस को काव्य का देह रूप माना, यानी बाहरी सौंदर्य है काव्य का रस, जिसको कि भरत मुनि ने आत्मा माना था, आत्मरूप नहीं है। आत्मरूप कुंतक की दृष्टि में कौन है? वक्रोक्ति। कुंतक ने कवि कौशलजन्य चमत्कार को अधिक महत्व दिया। कौशलजन्य चमत्कार को महत्व देने का मतलब क्या है? वक्रोक्ति को महत्व दिया उन्होंने, और वक्रोक्ति कवि के कौशल से ही चमत्कार उत्पन्न करती है काव्य में, और काव्य की आत्मा वो वक्रोक्ति को मान रहे हैं। इसलिए ये स्पष्ट सी, जाहिर सी बात है कि कवि की कुशलता, जो चमत्कार उत्पन्न करने की कुशलता है, जो आत्मा है काव्य की, उसको वे अधिक महत्व दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने भाषागत सौंदर्य की बात बिल्कुल भी नहीं की। उन्होंने भाषागत सौंदर्य को महत्व नहीं दिया, उस पर अधिक बल नहीं दिया, क्योंकि वे वक्रोक्ति को काव्य मानते हैं, भाषागत सौंदर्य को बाहरी मानते हैं। जैसे रस को वे बाहरी मानते हैं, वैसे ही वे भाषागत सौंदर्य को भी बाहरी मानते हैं, वे उस पर अधिक बल नहीं देते। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के विषय में असंगत कथन है। अरस्तु के अनुसार हर दृश्यमान वस्तु का एक आदर्श रूप होता है जिसकी अभिव्यक्ति अपूर्ण होती है। अरस्तु के अनुसार काव्य में बाह्य जगत की वस्तुओं का बिंब प्रस्तुत करना ही अनुकरण है। सी, अरस्तु का मत था कि कवि प्रकृति या वस्तुओं का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं करता, अपितु वह प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। डी, अरस्तु के अनुसार वस्तु का अपूर्ण रूप कलाकार के हृदय को प्रभावित कर उसे पूर्णता से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, ये जो एक कथन है, अरस्तु के अनुसार हर दृश्यमान वस्तु का एक आदर्श रूप होता है जिसकी अभिव्यक्ति अपूर्ण होती है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अरस्तु ने यह कहा कि आदर्श रूप को जब कवि देखता है, कलाकार देखता है, तो उसमें अपूर्णता दिखाई देती है दृश्यमान जगत में, तो उसे पूर्ण करने के लिए काव्य सृजन या कला सृजन करता है। दूसरी बात उन्होंने कहा, अरस्तु के अनुसार काव्य में बाह्य जगत की वस्तुओं का बिंब प्रस्तुत करना ही अनुकरण है। ये कथन गलत है। बाह्य जगत की वस्तुओं का बिंब प्रस्तुत करना अनुकरण किसने माना? प्लेटो ने माना, जो अरस्तु के गुरु थे। अरस्तु ने नहीं माना, तो यह कथन असंगत है। अरस्तु का मत था कि कवि प्रकृति या वस्तुओं का प्रत्यक्ष वर्णन नहीं करता, यानी हूबहू उसका वर्णन नहीं करता, अपितु प्रकृति की सृजन प्रक्रिया का अनुकरण करता है। बिल्कुल सही बात है। अरस्तु के अनुसार वस्तु का अपूर्ण रूप कलाकार के हृदय को प्रभावित कर उसे पूर्णता से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह भी बिल्कुल सही बात है। तो असंगत कथन हुआ बी, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस ने उदात्तता की विशेषता क्या मानी? सार्वकालिकता एवं सार्वदेशिकता, नैसर्गिकता, कवि की प्रसिद्धि का आधार,
और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। लॉन्जाइनस ने उदात्तता की ये तीनों विशेषताएं स्वीकार की। सार्वकालिकता और सार्वदेशिकता का मतलब ये है कि काव्य कृति एक कालजयी होनी चाहिए, यानी समय जिस समय वो लिखी गई है उसके सैकड़ों वर्ष बाद भी वो उतनी ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बनी रहे जितनी कि अपने रचना काल के दौरान थी। ये हो गई सार्वकालिकता। और सार्वदेशिकता, जिस स्थान पर वो लिखी गई है उस स्थान के अलावा संपूर्ण विश्व में उसका उतना ही महत्व हो जितना कि उसके मूल स्थान पर था। ये हुई सार्वदेशिकता, इसे उदात्तता में माना। नैसर्गिकता यानी प्रकृति जन्य जो प्रतिभा है उसकी बात की उन्होंने। कवि की प्रसिद्धि का जो आधार है वो होना चाहिए काव्य में। तो उदात्तता की विशेषताओं में इन तीनों को उन्होंने स्वीकार किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, लॉन्जाइनस ने उदात्तता के लिए अनिवार्य तत्वों को व्यावहारिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर कौन से दो भागों में बांटा। यानी आपको एक बात तो यह ध्यान रखनी है कि उदात्तता के जो अनिवार्य 5 तत्व माने उन्होंने, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, उन्होंने व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक आधार पर 2 भागों में विभाजित किया। इसे आपको भूलना नहीं है। अब कौन से हैं 2 वो भाग, ये यहां से आपको पता लगाना है। ए अंतरंग और बहिरंग तत्व, बी सत एवं असत तत्व, सी भाव तत्व एवं बुद्धि तत्व, और डी भाषा तत्व एवं संगीत तत्व। तो दोस्तों ए विकल्प यहां प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने जितने भी अनिवार्य तत्व उदात्तता के माने जो 5, उनको अंतरंग और बाह्य तत्वों में विभाजित किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अब स्मरणीय बिंदु इसके विषय में, लॉन्जाइनस ने उदात्तता के 5 तत्व माने, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। महान धारणाओं विचारों की उद्भावना, भावावेश की तीव्रता, समुचित अलंकार योजना, उत्कृष्ट भाषा विधान और गरिमामय रचना विधान। अब इन 5 को उन्होंने अंतरंग और बहिरंग तत्वों में विभाजित किया। तो महान धारणा, विचारों की उद्भावना और भावावेश की तीव्रता, यानी इन दोनों को उन्होंने अंतरंग तत्व माना और इन तीनों को उन्होंने बहिरंग माना। यानी मतलब क्या है, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक आधार पर, क्योंकि अलंकार योजना, भाषा और रचना विधान यानी रचना का शिल्प, ये तीनों बाहरी रूप में सुंदर बनाते हैं किसी भी कृति को, और विचार जो उसका मूल है, जो उसकी विचारधारा है, उसकी विषय वस्तु है, उसको प्रभावशाली बनाते हैं पहले 2 तत्व। यानी ये अंतरंग है और ये बहिरंग है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चले, फ्रायड की अचेतन मन की अवधारणा के विषय में असंगत कथन है। ए अचेतन मन दमित इच्छाओं, आकांक्षाओं और सुप्त वासनाओं का एक शक्तिशाली पुंज है जो हमारे लिए अज्ञात, अभेद्य और रहस्यमय रहता है। बी चेतन और अचेतन मन में सामंजस्य बना रहता है। सी कभी कभी अचेतन मन की इच्छाएं और वासनाएं चेतन मन के द्वारा परिष्कृत एवं उदात्त रूप में अभिव्यक्त होती हैं और यही अभिव्यक्ति कला और साहित्य का रूप धारण करती है। और डी चेतन मन के संस्कार अचेतन मन की असामाजिक एवं अनैतिक वासनाओं का दमन करते हैं जिससे मानसिक विकृतियां जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, फ्रायड की जो अचेतन मन की अवधारणा है उसके विषय में असंगत कथन कौन सा है वो हमें पता लगाना है। उन्होंने कहा, फ्रायड ने कहा, अचेतन मन दमित इच्छाओं, आकांक्षाओं और सुप्त वासनाओं का एक शक्तिशाली पुंज है जो हमारे लिए अज्ञात, अभेद्य और रहस्यमय रहता है। बिल्कुल सही कथन है। चेतन और अचेतन मन में सामंजस्य बना रहता है, ये फ्रायड ने नहीं कहा, यही असंगत है। कभी कभी अचेतन मन की इच्छाएं, वासनाएं चेतन मन के द्वारा परिष्कृत और उदात्त रूप में अभिव्यक्त होती हैं और यही अभिव्यक्ति कला और साहित्य के रूप में जन्म लेती है, विकसित होती है, सामने आती है। ये भी बिल्कुल सही है। चेतन मन के संस्कार अचेतन मन की असामाजिक और अनैतिक वासनाओं का दमन करते हैं, उससे मानसिक विकृतियां जन्म लेती हैं, यानी कुंठाएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, क्योंकि चेतन और अचेतन मन में सामंजस्य की बात फ्रायड ने की ही नहीं। अब स्मरणीय बिंदु ले लेते हैं। फ्रायड ने जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, कंठस्थ कर लेना है आपको। किसके आधार पर उन्होंने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीव विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर। उन्होंने मानव मन के 3 भाग माने। कौन से? चेतन, अवचेतन या अर्धचेतन मन और अचेतन। यानी चेतन और अवचेतन तो एक हो गया,
फिर अर्धचेतन मन दूसरा हो गया और अचेतन मन तीसरा हो गया। लेकिन उन्होंने चेतन और अचेतन मन के सामंजस्य की बात नहीं की। उन्होंने अचेतन और अर्धचेतन मन को चेतन मन के ही दो रूप माना। यानी जो चेतन मन है वो प्रधान है, उसका एक रूप है अर्धचेतन मन और दूसरा है अचेतन मन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसे भूलना नहीं है। आगे चलते हैं। अत्यहम को फ्रायड ने पूर्णतावादी सिद्धांत कहा है क्योंकि यह चेतन और अचेतन मन से संबंधित होता है। यह आदर्श नैतिकता और मूल्यों का समर्थक माना जाता है। इसमें भावना और बुद्धि का समन्वय होता है। यह अनंत ऊर्जा का स्रोत होता है। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उन्होंने अत्यहम की जहां व्याख्या की वहां उसे पूर्णतावादी सिद्धांत कहा। क्यों पूर्णतावादी कहा? क्योंकि यह आदर्श नैतिकता और मूल्यों का समर्थक माना जाता है, इसलिए इसे पूर्णतावादी सिद्धांत कहा। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, स्मरणीय बिंदु। फ्रायड ने अत्यहम के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अत्यहम का निर्माण दो उपतंत्रों के अधीन होता है, अहम आदर्श, विवेक और अंतःकरण, और इसलिए वो नैतिक मूल्यों का और आदर्शों का समर्थक होता है क्योंकि उसमें उसका एक निर्माण करने वाला होता है अहम आदर्श और दूसरा होता है विवेक, जो कि संतुलित बुद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। जो शब्द उसे हम विवेक कहते हैं, तो इसलिए उसे पूर्णतावादी सिद्धांत कहा। तो ये कथन भी, ये बात भी आप अच्छी तरह से स्मरण कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु एडलर के मनोविश्लेषणवाद विषयक विचारों में शामिल नहीं है? मानव मस्तिष्क की संरचना, चेतन मन की महत्ता और श्रेष्ठता, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत और जीवन पद्धति। तो दोस्तों चेतन मन की महत्ता और श्रेष्ठता, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, जीवन पद्धति, ये तीनों एडलर के मनोविश्लेषणवादी विचारों में शामिल हैं, लेकिन मानव मस्तिष्क की संरचना के विषय में एडलर ने कोई बात नहीं की। ये उनके मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, जुंग ने सामूहिक अचेतन मन को व्याख्यायित करते हुए क्या कहा? सही विकल्प का चयन कीजिए। सामूहिक अचेतन मन में एनिमस और एनेमा नामक दो तत्व होते हैं। दूसरा, एनिमस नारी सुलभ गुणों का तथा एनेमा पुरुषोचित गुणों का समूह है। तीसरा, एनिमस पुरुषोचित गुणों का तथा एनेमा नारी सुलभ गुणों का समूह है। और चौथा, सामूहिक अचेतन मन ही मनुष्य का लिंग निर्धारित करते हैं। अब हमें पता लगाना है कि कौन से वाक्य इसमें से सही है एडलर के विषय में, जुंग के विषय में, और कौन से गलत हैं। तो सामूहिक अचेतन मन में एनिमस और एनिमा नामक दो तत्व होते हैं, ये बात जुंग ने कही, ये कथन बिल्कुल सही है। एनिमस नारी सुलभ गुणों का और एनिमा पुरुषोचित गुणों का समूह है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। यदि ये कथन सही है तो ये अपने आप ही गलत हो गया। और चौथा, सामूहिक अचेतन मन मनुष्य का लिंग निर्धारित करते हैं, ये बात जुंग ने कही ही नहीं। यानी केवल पहला और दूसरा कथन ही जुंग के सामूहिक अचेतन मन की व्याख्या के संबंध में बिल्कुल सही है। कूट देखते हैं, पहला और दूसरा सही, तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, स्मरणीय बिंदु, आदत पड़ गई है अगला प्रश्न कहने की। जुंग ने फ्रायड के समान ही अचेतन मन का महत्व स्वीकार किया। यानी जैसे फ्रायड ने अचेतन मन का महत्व स्वीकार किया था उसी तरह से जुंग ने किया, ये बात आपको भूलनी नहीं है। लेकिन उन्होंने अचेतन मन को दो स्तरों पर रखा। यानी फ्रायड में और जुंग में फर्क क्या है? अचेतन मन का महत्व दोनों स्वीकार करते हैं, लेकिन जुंग अचेतन मन को दो स्तरों पर रखते हैं, वैयक्तिक अचेतन मन और जातीय या सामुदायिक अचेतन मन। यानी अचेतन मन के दो रूप वे बात मानते हैं, एक तो वैयक्तिक अचेतन मन है और दूसरा सामूहिक या सामुदायिक अचेतन मन है। जुंग ने दमित इच्छाओं और वासनाओं को वैयक्तिक अचेतन मन का अंश माना और सामूहिक और जातीय अचेतन मन को एक प्रकार से ऐतिहासिक एवं परंपरागत संस्कार भूमि माना। यानी इसको तो वो मानते हैं संस्कार भूमि, जो मनुष्य के जो संस्कार होते हैं वो तो इस सामुदायिक अचेतन मन में होते हैं। वैयक्तिक अचेतन मन में क्या होता है? मनुष्य की स्वयं की दमित इच्छाएं और वासनाएं वैयक्तिक अचेतन मन में होती हैं। ये बात किसकी है? ये कथन किसका है? जुंग का है, फ्रायड का नहीं। जुंग और फ्रायड दोनों ने अचेतन मन के महत्व को स्वीकार किया है, ये बात सही है, लेकिन दोनों की स्वीकृति में भिन्नता क्या है वो ये है, ये आपको ध्यान रखना है। जुंग ने
जुंग ने कहा कि सामूहिक अचेतन मन में एनिमस और एनिमा नामक दो तत्व विद्यमान होते हैं। एनिमस नारी सुलभ गुणों का समूह है और एनिमा पुरुषोचित गुणों का समूह है। ये बात हम कर चुके। फ्रायड ने सामूहिक अचेतन मन को मनुष्य का लिंग निर्धारक नहीं बताया, ये बात भी हम कर चुके। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, यानी त्वरित दोहरान सत्र 2। उम्मीद करती हूं कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र, पाश्चात्य क्यों, भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र, क्योंकि समापन हुआ है पाश्चात्य से तो वही दिमाग में बैठा हुआ था। तो पाश्चात्य और भारतीय दोनों ही काव्यशास्त्रों पर आपकी पकड़ इस सत्र से बिल्कुल मजबूत होगी। दूसरी बात, आपको ये दिशा निर्देश मिलेंगे कि कौन से बिंदुओं आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो इनको बहुत गंभीर, ये जो त्वरित दोहरान श्रृंखला है इसे बहुत गंभीरता से लें। केवल नजरअंदाज या दृष्टि से बस गुजारने वाली बात ना रखें, क्योंकि इसे बहुत सोच समझ करके तैयार किया गया है। उम्मीद करती हूं कि आप इस श्रृंखला का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएंगे। हमेशा की तरह फिर से वही बात कि आपका पथ प्रशस्त हो, आप यशस्वी हों, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हों। ऐसे शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।